तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में डिडक्शंस किया था आपके साथ। डिडक्शंस में एक जनरल कंडीशंस किए थे एटीसी टू एटीयू में, जहां पर हमने कहा था कि एटीसी टू एटीयू का डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा कि ये डिडक्शन सिर्फ नॉर्मल इनकम से ही माइनस होगा। नॉर्मल इनकम क्या होता है? जो स्पेशल इनकम नहीं होता, और जो कैजुअल इनकम नहीं होता वो नॉर्मल इनकम होता है। तो टोटल इनकम में से मैं स्पेशल इनकम और कैजुअल इनकम माइनस कर दूंगा तो नॉर्मल इनकम आएगा। और स्पेशल इनकम तीन तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीडी पेड, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीडी पेड। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो नॉर्मल इनकम है। इसके बाद हम लोग आए थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में, जहां पर हमने कहा था 80C का डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। दूसरी बात हमने कही थी कि 80C इकलौता नहीं, 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD तीनों को मिला के 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तीसरी बात हमने की थी, जिस ईयर में आप सेविंग करेंगे, जिस ईयर में आप इन्वेस्ट करेंगे, जिस ईयर में आप खर्च करेंगे, उस ईयर में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो 31 मार्च, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट डेट है। और चौथी बात हमने की थी, जहां इन्वेस्ट करेंगे वहां डिडक्शन, जहां गवर्नमेंट बताएगी वहां डिडक्शन मिलेगा, और गवर्नमेंट जहां बताती है उसको हम लोग ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कहते हैं। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। अब इस ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट में हम लोग पहला ये कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप लोगों में से कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है? आप लोगों में से कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है? राजेश जी ने लिया हुआ है, बाकी लोग? राजीव जी ने भी लिया हुआ है, और कोई? किससे लिया था? किससे लिया था? नहीं नहीं, कोई एलआईसी से तो लिया था, लेकिन एलआईसी के तरफ से कोई इंश्योरेंस एजेंट तो आया होगा बेचने के लिए। एजेंट आया था। ये एजेंट आपका जानकार था या अनजान था? इस एजेंट को आप जानते थे या नहीं जानते थे? नोन था। बहुत बढ़िया। तो जो नोन होगा वही बेच पाएगा आपको, वरना तो बेच ही नहीं पाएगा। सही बात है या नहीं? मुझे एक बात बताइए, ये जो एजेंट आता है वो आपको कितना राउंड लगाने के बाद आपने वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट खरीदे थे? इसमें कितने राउंड लगाए थे? पहले राउंड में खरीद लिया था या कई राउंड लगाने के बाद खरीदे थे आपने? राजेश जी ने कॉल किया था, अरे वाह। और राजीव जी ने एक से ज्यादा। अच्छा, ये नोन आपका दोस्त था या रिश्तेदार था? फ्रेंड था? फ्रेंड था, ओके। तो ये रिश्तेदार भी हो सकता है। चलिए। और जब आपने हाँ कहा तो उसने आपसे क्या सवाल किया प्रोडक्ट चुनने के बाद? मान लीजिए आपने प्रोडक्ट चुन लिया, अब उसने कौन सा सवाल किया? एज? और क्या सवाल किया? कितने का इंश्योरेंस लेंगे ये तो पूछा होगा। नहीं नहीं, मेडिक्लेम के बारे में कितने का इंश्योरेंस लेंगे वो भी पूछा होगा। बेसिकली वो आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है? एज प्लस कितने का इंश्योरेंस लेंगे, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप कहते हैं 50 लाख का इंश्योरेंस लेंगे, 50 लाख का, है ना? और 50 लाख का इंश्योरेंस लेंगे, इसका मतलब ये हो गया, प्रीमियम तो बाद में आएगा, पहले एज प्लस कितने का इंश्योरेंस लेंगे उसके ऊपर डिसाइड होगा प्रीमियम। तो वो पूछेगा कितने का इंश्योरेंस लिया हुआ। तो मैं अगर आप लोग से पूछूं, राजीव जी और राजेश जी, कितने का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप बताएंगे? प्रीमियम का नहीं, मेच्योरिटी अमाउंट बताइए कितना है आपका।
15 लाख। राजीव जी आपका 20 लाख। ये 15 लाख और 20 लाख का क्या मतलब बनता है? जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो 15 लाख है या 20 लाख है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? और जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको भी ये बातें समझ में आ रही होगी। 15 लाख और 20 लाख का मतलब क्या है? कि मरने के बाद आपने जो नॉमिनी बनाए हैं उनको 15 लाख या 20 लाख मिलेगा? यस और नो? अच्छा, ये मेच्योरिटी अमाउंट में एक एज फैक्टर भी होता है या नहीं होता है? कितने एज तक? कितने एज तक? मैक्सिमम 65। इसका मतलब ये भी हो गया कि नॉमिनी को 15 लाख या 20 लाख तभी मिलेगा जब 65 साल या उससे पहले मर जाएं। जिंदा रह गए तो ये पैसा नहीं मिलता है। सही बात है? यस और नो? डिपेंड अपॉन पॉलिसी। बहुत राजेश जी ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल पॉलिसी जो सभी लोग खरीदते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि मरना जरूरी है ये पैसे लेने के लिए नॉमिनी को। चलिए, अच्छी बात है। अब मैं आगे बात करता हूं। राजीव जी और राजेश जी, आप एक बात और बताइए, आपके अगेंस्ट कोई लोन वोन भी है क्या? आपने लोन वोन भी लिया हुआ है? नहीं लिया हुआ है। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आगे जाके ये सारे जो कड़ी है मैं जोड़ता रहूंगा। दूसरी बात, इंश्योरेंस आपने अपने ऊपर लिया हुआ है या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी लिया हुआ है? सेल्फ, राजीव जी ने सेल्फ पे लिया हुआ है। राजेश जी वाइफ पे लिया हुआ है। अपने ऊपर लिया है राजेश जी? नहीं लिया, वाइफ पे लिया है। चलिए, ठीक है। इंश्योरेंस अमाउंट जो मेच्योरिटी अमाउंट है, अब ये प्रीमियम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एज के ऊपर और मेच्योरिटी अमाउंट के ऊपर। एज जितना कम होगा मरने का चांस उतना कम होता है, इसलिए प्रीमियम भी कम होता है। करेक्ट है? तो कोई 20 साल पे ले ले और कोई 60 साल के लिए ले ले तो उससे प्रीमियम ज्यादा मांगेगा 60 साल वाले से, और 20 साल वालों से एकदम कम मांगेंगे। दूसरा, ये मेच्योरिटी अमाउंट अगर 3 करोड़, 4 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ का ले लिया जाए, मैंने लोन लिया हुआ 30 करोड़ का, तो मुझे इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा। कहीं मर गया तो क्या होगा? अगर कोई इंश्योरेंस अमाउंट इतना लेता है 25, 30 करोड़, 100 करोड़ के आसपास, तो क्या होगा? प्रीमियम तो ज्यादा देना ही पड़ेगा, उसके अलावा क्या होगा? सस्पिशियस, और हो सकता है मर्डर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक खतरे वाला प्रोडक्ट भी है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये लिया क्यों था? आप लोगों ने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया क्यों था? क्या कारण था? लोन है नहीं आप लोग के ऊपर, फिर लेने का क्या मतलब बना? फॉर सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, तो लोन ही नहीं है। चलिए, फिर भी कवर विथ मेडिक्लेम। अच्छा, इंश्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लस मेडिक्लेम एक साथ, ऐसा भी प्रोडक्ट आता है? अच्छा, आइडिया नहीं था मेरे को। तो मेडिक्लेम अलग लेते, लाइफ इंश्योरेंस अलग लेते, दोनों एक साथ लेने का क्या मतलब बना? सस्ता पड़ रहा था? ओके, चलिए।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। मान लीजिए अब एक प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। एज 25 ईयर्स, मैच्योरिटी अमाउंट है मान लीजिए 30 लाख, या मैच्योरिटी अमाउंट मान लीजिए 3 लाख। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों का प्रीमियम जब तक वो 65 ईयर्स के लिए नहीं हो जाते तब तक जाता जाएगा, या कुछ साल जाएगा उसके बाद प्रीमियम बंद हो जाएगा? किस तरह का प्रोडक्ट है आपका? पैंसठ साल तक जाएगा। राजीव जी का कुछ समय जाएगा उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। राजीव जी वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं और मान लीजिए 25 साल का एज, मैच्योरिटी अमाउंट 3 लाख है और इंश्योरेंस कंपनी आपसे 30,000 हर साल मांगता है और कहता है सिर्फ 5 साल तक दीजिए। ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा। इसके बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है। जब आपकी एज 40 साल की हो जाएगी तो हम आपको 3 लाख रुपए दे देंगे, और उससे पहले मर गए तो जो आपका नॉमिनी होगा उसको 3 लाख रुपए दे देंगे। करेक्ट है? ऐसे ही काम करता है ये। अब बैंक में और इंश्योरेंस प्रोडक्ट में फर्क क्या रहा कि बैंक में जितना पैसा पड़ा हुआ है उतना ही निकलेगा, लेकिन इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपने पहले साल प्रीमियम दिया और उसके बाद मर गए तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 3 लाख रुपए देगी। दिया आपने 30,000 है, लेकिन आपको नॉमिनी को वो कितने रुपए देगी? 3 लाख रुपए देगी। करेक्ट है? और अगर जिंदा रह गए तब भी आपको 3 लाख रुपए देगी देगी, प्लस कुछ बोनस अगर उनको कमाई हुई है तो वो भी देगी। तो आपसे इंश्योरेंस कंपनी 5 साल में सिर्फ 1,50,000 लिया है। यस और नो? तो 3 लाख कैसे दे पा रही है? 3 लाख कैसे दे पा रही है? वो क्या करती है, ये 30,000 अगेन कहीं इन्वेस्ट कर देती है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और उसे इंटरेस्ट अर्न करती है और इंटरेस्ट आपको देती नहीं है। इंटरेस्ट का पैसा देने लगे तो पेंशन हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको देती नहीं है। वो करती क्या है, वो ये कहीं इन्वेस्ट कर देती है और वो इन्वेस्ट करने के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता रहता है। जब उनके पास 3 लाख हो जाता है और ज्यादा कमाई हो गई तो बोनस भी दे देते हैं। ये आपको दे देंगे। ये है लमसम विड्रॉल। ये है लमसम विड्रॉल। अब देखिए क्या होगा, हर साल पहले साल में जब आपने 30,000 दिया है तो आपको इसका 80C का डिडक्शन मिलता रहेगा हर साल। एकदम पीपीएफ प्रोविडेंट फंड की तरह काम कर रहा है। हर साल आप कंट्रीब्यूट करते रहे, आपको डिडक्शन मिलता रहेगा। एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट। इस पे जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा उस पर कोई टैक्स नहीं है, और जो लमसम विड्रॉल है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, ये भी एक्सेप्ट है। तो ये ट्रिपल ई की तरह काम कर रहा है। यस और नो? और एग्जाम्पशन है 1010D में। 1010D तो इंश्योरेंस एजेंट आता है तो आपको बोलता है सर 80C का बेनिफिट है इसमें। जब आप विड्रॉ करेंगे तो उसका एग्जाम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में। आपको अच्छी तरह से समझाता है या नहीं समझाता है? और बाई चांस डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को 3 लाख रुपया मिल जाएगा। करेक्ट है? अब देखिए क्या हुआ, आज से कई साल पहले मुंबई के लोगों ने क्या किया, इस ट्रिपल ई का भरपूर फायदा उठाया और एक साथ कई इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लेते थे।
अपने नाम पे, वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, 3 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट है ना। वो प्रीमियम देते थे 40,000, 60,000, 70,000, ज्यादा प्रीमियम देते थे। तो मान लीजिए मैं प्रीमियम देता हूं 60, मुझे तो आखिर में वापस मिल ही जाएगा। और ये जो 60,000 का प्रीमियम देते थे वो, ये ब्लैक मनी में से देते थे, व्हाइट मनी नहीं होता था, ब्लैक मनी से होता था। आपने अगर पुराने केसेस देखे होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ रेड होती थी या इंश्योरेंस एजेंट के यहाँ रेड होती थी, और उसके थ्रू जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है प्रोडक्ट, उनके यहाँ वो रेड कर देते थे। करोड़ों करोड़ों रुपए का वो इंश्योरेंस लिया हुआ था। क्यों लिया हुआ था वही बता रहे हैं। 3 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया और प्रीमियम मोटा देते थे, वो भी ब्लैक मनी से। और इसका एटीसी का डिडक्शन क्लेम नहीं करते थे, एटीसी का डिडक्शन ही क्लेम नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ब्लैक मनी है, एटीसी का डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे? और वो एटीसी का डिडक्शन क्लेम नहीं करते थे। अब जब ये 40 साल के बाद या 15 साल बाद, 20 साल बाद ये जब पैसा विड्रॉ होता था 3 करोड़ 4 करोड़, तो वो एग्जेम्प्ट होता था। आइडिया में दम है? अब आप सोच के देखिए, आपने 5 साल प्रीमियम दिया, 1, 2, 3, 4, 5 साल प्रीमियम दिया, 15 साल बाद आपने विड्रॉ कर लिया। मान लीजिए आपने हेवी अमाउंट, क्योंकि ये तो सुपर रिच करते थे, ये 50 लाख विड्रॉ कर लिया। बैलेंस शीट में आप लमसम विड्रॉल फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, यहां पर 50 लाख एज एन एसेट कैश के रूप में दिखला देते थे। करेक्ट? बताइए, अब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा होता है। असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट करता है, बोला ये 50 लाख कहां से है? बोला सर इंश्योरेंस का पैसा है। बोला कब दिया था लाइफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कब लिया था इंश्योरेंस? बोला इससे पहले आपने कभी दिखलाया ही नहीं है। बोला सर वो तो 15 साल पहले का है। बोला सर उसका एटीसी का भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया? बोला हाँ सर नहीं किया। तो बताइए, क्या ये 50 लाख पुराने केसेस खोल सकता है? वो 15 साल पुराने केस, 20 साल पुराने केस खोल सकता है? यस और नो? बोला सर 15 साल पुराना केस खोलूंगा, उस बाद आपने ब्लैक मनी से, और मैं बोल भी रहा हूं सर ये ब्लैक मनी का पैसा था, मैं एटीसी का डिडक्शन कैसे क्लेम करता 15 साल पहले? क्या वो असेसिंग ऑफिसर 15 साल पहले जाके ये केसेस खोल सकता है? यस और नो? आपने कहा नो। क्यों नहीं खोल सकता? क्यों नहीं खोल सकता? टाइम पीरियड है 6 साल का। करेक्ट? बोला पुराना से पुराना केस भी होगा तो 6 साल से पुराना केस खोल नहीं सकता। इंटरनेशनल केसेस हो, इंटरनेशनल टैक्स की चोरी हो तो 16 साल का भी लिमिट है, लेकिन डोमेस्टिक केसेस में सिर्फ और सिर्फ 6 साल की लिमिट है। तो चाहे सर्च असेसमेंट हो तो भी 6 साल है, इनकम स्किपिंग असेसमेंट हो तो भी 6 साल है। तो 6 साल से पुराना केस खोल नहीं सकता। तो ये 50 लाख पूरी तरह से वो एग्जेम्प्ट क्लेम करता था से। बताइए जबरदस्त लूप होल था या नहीं था? लूप होल को प्लग करना, बताइए कैसे करें? लूप होल को प्लग करना कैसे करें? अगर मैं टैक्सेबल कर दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं टैक्सेबल कर दूंगा तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट जो जेन्यून है वो तो खरीद ही नहीं पाएगा। यस और नो? तो उन्होंने एक कंडीशन डाल दिया। क्या कंडीशन डाला वो दिखलाता हूं आपको। इन्होंने कहा कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल एच्योर टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड एनी चाइल्ड और एनी मेंबर ऑफ एच्योर to a maximum of 10% of the actual capital sum assured. To the maximum of 10% of the actual capital sum assured, यानी कि आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं प्रीमियम? 10%। तो इन्होंने एक 10% की एक लिमिट लगा दी कि 10% से अगर आपने ज्यादा दिया किसी भी वक्त,
तो ये जो एग्जाम्पशन है हम वो देंगे ही नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी, आप देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका ये जो लमसम विड्रॉल है ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, इंश्योरेंस कंपनी से बोलेगा या आपको बोलेगा कि इंश्योरेंस के पेपर ले आओ, वो 15 साल में जो जो आपने प्रीमियम दिया वो ले आओ, और वो देखेगा मैच्योरिटी अमाउंट से अगर आप 10% किसी भी साल में, किसी भी ईयर में, पूरे जब जब आपने प्रीमियम दिया है, अगर 10% से ज्यादा हुआ तो इसको वो टैक्स कर देगा, इस 50 लाख को टैक्स कर देगा। आया? बताइए एग्जाम्पशन किस सेक्शन में है? सेक्शन 1010D में। अब आइए 1010D एक बार दोबारा देखते हैं। एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। तो अगर आपको 3 लाख मिले या 3 लाख से थोड़ा सा ज्यादा मिले, जिसको हम लोग बोनस बोलते हैं, वो हम आपका एग्जाम करेंगे। इज एग्जाम इफ प्रीमियम पेबल फॉर ऑल द इयर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी डू नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम इश्यूड। ये किसी जमाने में 20% भी हुआ करता था। और टैक्सेबल कब हो जाएगा? इफ प्रीमियम पेबल फॉर एनी इयर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, तो इट इज टैक्सेबल। किस साइड में? अदर सोर्सेस में। लेकिन एक कंडीशन और है, जेन्युइन कंडीशन है, जेन्युइन रीजन है। मैंने 10% से ज्यादा दिया और डेथ हो गई, तो पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। तो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट का कोई मतलब नहीं बना कि मैं तो अब दुनिया में रहा नहीं, नॉमिनी के हैंड में उसको एग्जाम किया जाएगा। तो इज एग्जाम वेयर एनी सम इज रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ ए पर्सन इवन इफ प्रीमियम एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम इश्यूड। प्लीज बताइए, आया? तो ये 10% दो जगह काम कर रहा है। पहला कि अगर आपने 10% से ज्यादा दिया तो एटीसी का डिडक्शन 10% तक ही मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट लिखा होता है मान लीजिए 10 लाख और प्रीमियम लिखा होता है मान लीजिए 1.2 लाख, 10% 1,20,000, तो 10% ज्यादा हो गया। एटीसी का डिडक्शन दीजिए उस साल में, कोई दिक्कत नहीं है, कितना दीजिए? 1 लाख दीजिए। करेक्ट? और दूसरा कि अगर 10% से ज्यादा हो गया, लमसम विड्रॉल दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन में क्या करेगा? लमसम विड्रॉल लिखेगा और लिखेगा कि किसी ईयर में 10% से ज्यादा प्रीमियम दिया, तो आपको टैक्स करना अदर सोर्सेस में। और ये भी लिख सकता है कि प्रीमियम 10% से ज्यादा दिया हुआ लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई, उसके नॉमिनी को मिला, तब उस नॉमिनी के हैंड में एग्जाम कर दीजिएगा। आया? अब देखिए एक और है, द टाइम लिमिट ऑफ 10% शैल बी टेकन एज 15% for person who is person with disability as referred to in section 80U or suffering from disease as specified in section 80DDB। तो आपको कितना लेना है? 15% लेना है अगर पर्सन डिसेबल्ड हो या फिर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, कैंसर है, एड्स है, या कोई और ऐसी बीमारी है टर्मिनली इल जिसमें मरने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पर ये जो लिमिट है वो 15% है। करेक्ट है? अब मैं क्या चाहता हूं, आप 10% से ज्यादा कैसे ले लेंगे? आपका प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न होगा 143 सबसेक्शन 1A में, वो आपको मना कर देगा और आपका सॉफ्टवेयर लेने भी नहीं देगा। सही बात है या नहीं? अब आप क्या कीजिए, ये जो लिखा हुआ इसको याद कीजिए, मैं पॉज कर रहा हूं। आइए, उसमें सम एश्योर्ड पुट ही नहीं होता नहीं, सम एश्योर्ड मतलब मैच्योरिटी अमाउंट। सम एश्योर्ड का मतलब होता है मैच्योरिटी अमाउंट। ये बिना मैच्योरिटी अमाउंट के तो कैसे पॉसिबल है? दैट इज नॉट पॉसिबल। हर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में मैच्योरिटी अमाउंट होगा ही होगा। करेक्ट?
अच्छा, अब कुछ ज्ञान की बातें करें। ये तो इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स इतना ही है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट वाकई में लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस प्रोडक्ट देखिए काम कैसे करता है। अच्छा, आप राजीव जी और राजेश जी, जब आपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा था तो आपने पूछा था रिटर्न कितना मिलेगा? कितना कितना बताया उसने? परसेंटेज में बताइए, कितना परसेंट रिटर्न है? कितना परसेंट रिटर्न है? जितना जमा 5 साल में उतना प्लस 15%। ओके, ये 15% बोनस है। राजीव जी, आपको कोई आइडिया? चलिए मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में काम कैसे करता है। जो भी आप प्रीमियम देते हैं वो क्या करता है, इस प्रीमियम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है रिस्क प्रीमियम और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट प्रीमियम। मान लीजिए आपने 100 रुपये हमें दिया प्रीमियम, तो वो क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट 10% यहां रख लेगा, बाकी इन्वेस्टमेंट कर देगा 90%। कुछ जगह में आप देखेंगे ये 10% की जगह 20% होगा, यहाँ 80% होगा। ये आपको पता है आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कितना रिस्क प्रीमियम में अलग कर रहा है और कितना इन्वेस्टमेंट में अलग कर रहा है? हिमांशु को भी नहीं पता, बाकी राजेश जी, राजीव जी, आपको पता है? नहीं पता। और ये ब्रोकर बताएगा भी नहीं, आपको कभी नहीं बताएगा। तो वो जो आपको कहता है जितना जमा किया उतना हम वापस करेंगे प्लस 15%, तो जमा आपने तो 100 ही रुपया किया, तो 100 रुपया वो वापस नहीं करेगा, 90 रुपीज वो वापस करेगा प्लस 15%। तो अगर वो आपको रिटर्न बताता है 7%, तो 7% ऑफ आप 100 सोचते हैं, इंश्योरेंस कंपनी सोचता है 7% ऑफ 90, यानी कि 6.3%। करेक्ट है? जीएसटी में आइए आप। जीएसटी में क्या कहता है, जीएसटी हम इस पे लगाएंगे, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। याद है राजेश जी, हमने ये बताया भी था, इस पे जीएसटी लगता है, इस पे नहीं लगता। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न भूल जाइए, रिटर्न तो नेगेटिव रिटर्न है एज फार एज बैंक इज कंसर्न, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज कंसर्न। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 8% मिल रहा होगा, लेकिन यहां पर आपको 8% से कम ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्ट है? अब आप अपने ब्रोकर से जरूर पूछिएगा, और सर इतना बता दो, और पूरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ये नहीं लिखता है रिस्क प्रीमियम कितना, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम अलग अलग नहीं करता है। इसीलिए जीएसटी में आप देखेंगे जो टैक्सेबल वैल्यू है, ग्रॉस प्रीमियम का कुछ परसेंटेज हम लोग निकाल देते हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का या सब्सिक्वेंट ईयर करके। याद है आपको? अब बोले, अब मुझे एक बात बताइए, आपने इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लिया, लोन नहीं है आप पे, फिर भी लिया सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको सिक्योरिटी के लिए वाकई चाहिए था तो आप प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदिए। वो प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बोलते हैं। आपको ये ब्रोकर ने बताया था सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के बारे में? जनरल इंश्योरेंस नहीं, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी।
हिमांशु को बता रहा, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ये है कि आप 25,000 रुपया दीजिए वन टाइम प्रीमियम, और जैसे ही वन टाइम प्रीमियम होगा, वन टाइम प्रीमियम और मेच्योरिटी अमाउंट मान लीजिए 30 लाख, 25,000 दीजिए, मेच्योरिटी अमाउंट 30 लाख। अगर मर गए तो नॉमिनी को 30 लाख मिलेगा, जिंदा रह गए तो ये 25,000 रुपया गया। बताइए ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंडिया में पॉपुलर है या नहीं? इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो समझ में आ गया आपको। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, वन टाइम प्रीमियम दीजिए, मर गए तो नॉमिनी को 30 लाख, जिंदा रह गया तो ये 25,000 रुपया गया। क्या ये प्रोडक्ट इंडिया में पॉपुलर है या नहीं है? यस और नो? क्यों नहीं पॉपुलर है? क्यों नहीं पॉपुलर है? कमीशन नहीं, लोगों को लगता है कि ये 25,000 रुपया मेरा डूब गया, क्योंकि जिंदा तो मैं रह ही जाऊंगा। है ना? और हिमांशु आप 10 साल क्या बोल रहे थे? 10 साल पच्चीस हजार 10 साल बाद देना था, तो शुरुआत में क्या देंगे आप? अच्छा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस 25,000 एवरी ईयर देना है? नहीं, तो फिर वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जो मैं ये बता रहा हूं। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होता है। और दूसरा होता है, खैर होता होगा, जनरल इंश्योरेंस एवरी ईयर लेता है पे 1000, कवर 20 लाख। ओके, एसबीआई का है। ओके, और जो प्रीमियम हर साल जाता है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? जब प्रीमियम हर साल जाता है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या? मैं तो भूल ही गया। नहीं, टाटा आई नहीं, जनरल नाम क्या है? जनरल नाम एंडाउमेंट पॉलिसी बोलते हैं शायद इसे, एंडाउमेंट पॉलिसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जहां पर आपको रिटर्न भी मिलता है और रिस्क कवर भी है। खैर इन एनी केस, मुझे एक बात बताइए, अब आप, अगर आप 20 लाख या 15 लाख का आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लिया होता, एक वन टाइम देना होता, वहां पर आप सोचिए आप कितना पैसा दे रहे हैं, जबकि वहां पर नेगेटिव रिटर्न है। तो अच्छा क्या है कि सिक्योरिटी के लिए ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले लीजिए, जो बचा हुआ है वो ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से ज्यादा रिटर्न मिले। सही बात है या नहीं है? टर्म पॉलिसी, बिल्कुल सही। दूसरी बात, तो ये आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप जब भी लें तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लें लाइफ इंश्योरेंस के लिए। और जो लोन पे हैं, जिन्होंने लोन लिया हुआ, उनको तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी चाहिए, ताकि डेथ के बाद वो लोन चुका सके। होम लोन लिया होगा, सही बात है या नहीं? घर तो बचा रहेगा, पर होम लोन लेने जाते हैं तब वो ऑफर भी करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए आप, प्रीमियम इतना देना पड़ेगा, तो वो मत लीजिए, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लीजिए। दूसरी बात आते हैं, दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस किसके लाइफ पे लेना चाहिए? अपने लाइफ पे, वाइफ के नाम पे, या चिल्ड्रन के नाम पे? जब भी लेना चाहिए सेल्फ के नाम पे लेना चाहिए। जब भी लेना चाहिए सेल्फ पे नाम पे। स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस तो लेना भी नहीं चाहिए। करेक्ट है? दूसरी बात, दूसरी बात, आपको ये भी समझ में आएगा, क्या मैं अपने फादर को कहूं कि पापा मुझे आपका लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ले लूं?
अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। बताइए, पापा का मरने का फायदा कोई उठाना चाहेगा? इंश्योरेंस कंपनी तो दे देगी, बट यू नेवर ट्राई इट। इसीलिए इनकम टैक्स में भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस जो आप लेंगे, प्रीमियम जो आप पे करेंगे, सेल्फ का पे कीजिए, स्पाउस का पे कीजिए, चिल्ड्रन का पे कीजिए। और अगर आप एचयूएफ के मेंबर का ले रहे हैं, अगर आप एचयूएफ हैं तो किसी भी मेंबर का आप ले सकते हैं, तभी हम डिडक्शन देंगे। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट भी एनकरेज नहीं कर रहा है कि फादर मदर के नाम पे आप लाइफ इंश्योरेंस लें, दादा दादी के नाम पे आप लाइफ इंश्योरेंस लें, लेकिन सबसे पहले अपने नाम पे, उसके बाद स्पाउस के नाम पे, उसके बाद चिल्ड्रन के नाम पे। आया? अब देखिए क्या हुआ। अब लाइफ इंश्योरेंस बिकता नहीं था, और आज भी ये पॉपुलर नहीं है इंडिया में जितना वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में बहुत पॉपुलर है। हर कोई ले ही लेता है, और वहां भी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ही चलती है, ऐसा नहीं है कि, और बाकी पैसा वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, लाइफ इंश्योरेंस चल नहीं रहा था, जिस इंडिया में किसी के पास भी जाए सर लाइफ इंश्योरेंस ले लो, बोला सर रिटर्न कितना है, बोला सर रिटर्न तो इतना है। जो जानकार हैं उनको पता है कि भैया रिस्क प्रीमियम को अलग कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम को अलग कर देते हैं, जितना भी रिटर्न बता रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रीमियम का परसेंटेज निकाल के बता रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जिनके पास भी इंश्योरेंस है, आप लोग अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक बार दोबारा देखिए, और ब्रोकर से जरूर से बात कीजिए, उससे पूछिए कि सर इसमें रिस्क प्रीमियम कितना मेरा कट रहा है, वो आपको बताएगा। और हो सकता नहीं भी बताए, लेकिन आप ये पूछिएगा, कल की क्लास में आप मुझे बताइएगा जरूर। अब जब उन्होंने, अब ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट जब बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता है कि ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट को रिटर्न कितना बोला सर रिटर्न वाला बना देता है। अब देखिए रिटर्न वाला उन्होंने कैसे बनाया। उन्होंने कहा कि जनरली क्या होता है, जो प्रीमियम का पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न भी कम होगा। अगर 5% मिल रहा है तभी तो मैं 5% या उससे कम ही दूंगा, लेकिन अगर मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो मैं रिटर्न भी ज्यादा वापस करूंगा। मुझे रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो नहीं मिलेगा, लेकिन रिटर्न मुझे ज्यादा कहां मिलता है, कहां इन्वेस्ट करने से मुझे रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, चांसेस है रिटर्न ज्यादा मिलने का, दैट इज शेयर मार्केट। दैट इज शेयर मार्केट। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप प्रीमियम दीजिए, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और इसका नाम रखा यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आप लोग में से किसी के पास है ये वाला प्लान? इसमें देखिएगा, इसमें तो साफ साफ बताता है आप इतना प्रीमियम देंगे हमें, इस प्रीमियम का कुछ परसेंटेज, इस प्रीमियम का कुछ परसेंटेज वो रिस्क प्रीमियम में डालेंगे। आप अपने ब्रोकर से पूछिएगा, ये इसमें बताएंगे जरूर, और इतना इन्वेस्ट कर देंगे। ये पैसा आपका डूब जाएगा, जिस पे जीएसटी भी लगेगा। इस पे वो रिटर्न बता देंगे, 20%, 30%, जितना भी रिटर्न उनको बताना है हम बता देंगे। दिस इज द प्रोडक्ट। और लोग इसको खरीदते थे, लेकिन ये भूल जाते थे कि इन्वेस्टमेंट रिस्क तो अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। अगेन मैं यहां पर ये बोलना चाहूंगा कि रिस्क प्रीमियम के लिए अगर आपको रिस्क कवर करना है, डेथ कवर करना है, तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में जाइए, और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अलग से खरीदिए, जिसको हम लोग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, मसाला प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। आइए, कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड का रजिस्टर्ड इन इंडिया। मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट फिक्स्ड है या डूब भी सकता है पैसा?
यहां पर मेच्योरिटी अमाउंट फिक्स है या डूब भी सकता है पैसा, बताइए। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में मेच्योरिटी अमाउंट फिक्स है या डूब सकता है पैसा? पैसा डूब सकता है या नहीं डूब सकता? यस, डूब सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में गया ही है, गया ही है। लेकिन यहां पर जो आपका जो नॉर्मल एंडाउमेंट पॉलिसी है, वहां पैसा डूबता नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। इसीलिए यहां पर ऐसा कुछ भी 10% ये परसेंट वो परसेंट का कोई ड्रामा नहीं है। यहां पर ज्यादा दीजिए कम दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे यूनिट्स ऑफ यूलिप में उतना उतना डिडक्शन मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। तीसरी बात, इसमें इन्वेस्टमेंट रहना है आपको लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि आपको जो यूलिप मिलेगा, यूनिट्स मिलता है जिसको आप बेच भी सकते हैं, आपको 3 साल तक बेचना नहीं है। और जो लमसम विड्रॉ होगा वो सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आया? ये भी ट्रिपल ई में काम करेगा? क्या लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है? यूलिप वाला प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है? गुड और बैड? गुड और बैड? नॉट गुड। क्यों? अगेन यहां पर यूनिट लिंक मसाला प्रोडक्ट है, रिस्क प्रीमियम के अगर आपको इंश्योरेंस ही लेना है तो सिंगल लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, बाकी पैसा आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर दीजिए अगर आपको शेयर मार्केट सूट करता है तो। और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। और ये म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया निकालती है ऐसे प्रोडक्ट। तो सब्सक्रिप्शन बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ टू एनी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और यूटीआई और म्यूचुअल फंड, लॉक इन पीरियड अगेन 3 इयर्स है, जितना इन्वेस्ट करेंगे एटीसी में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और जो भी उस पर इनकम होती है यूटीआई और म्यूचुअल फंड से, वो इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35। और जब आप बेचेंगे लॉक इन पीरियड 3 इयर्स, जब आप बेचेंगे तो प्रॉफिट अराइजिंग ऑन सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इज टैक्सेबल। 3 साल बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा या तो 10% टैक्स लगेगा या फिर 20% टैक्स लगेगा। बताइए ये प्रोडक्ट अच्छा है या गुड या बैड? बताइए। मैं आपको एक बार बड़ा सिंपल सा बताता हूं, जहां ईईटी लगता है दैट इन्वेस्टमेंट इज बैड, इसमें कोई डाउट नहीं। जहां ईईटी लगता है दैट इन्वेस्टमेंट इज बैड। टी अगर लमसम विड्रॉल में टैक्स हो गया, क्या फायदा हुआ इन्वेस्ट करके? आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर लमसम विड्रॉल में भी एग्जम्पशन हो, ट्रिपल ई हो। तो मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो बैड। आपको वहां इन्वेस्ट करना है जहां मैक्सिमम रिटर्न मिले। अब एक फिक्स डिपॉजिट का भी स्कीम है, बैंक में जाइए 5 साल तक लगातार 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए, बैंक वाला स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम निकाल के देगा जहां पर एटीसी का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जब लमसम विड्रॉ होगा तो ये टैक्सेबल हो जाता है, ईईटी पे चलता है ये। क्या फायदा हुआ? ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है? ईईटी पे अगर चल रहा है तो बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि हर साल आप हर साल उसमें पैसा जमा करते रहे, जब वापस निकाले तो टैक्स हो गया। यानी कि ये टेम्पोररी बेसिस पे आपका टैक्स एक साल की जगह दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और छठे साल शिफ्ट कर गया। छठे साल जैसे ही निकालेंगे वो टैक्स हो गया। तो आपका सेविंग हुआ कहां? सेविंग तो हुआ लेकिन टैक्स नहीं बचा। सही बात है या नहीं है? तो ये प्रोडक्ट भी आप अपने क्लाइंट को ना सजेस्ट करें। फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर टाइम डिपॉजिट बाय इंडिविजुअल,
अंडर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स, ये मतलब पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाइए या नॉर्मल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाइए, आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन दोनों ही केस में ईईटी चल रहा है। यहां मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स में, यहाँ ईटी चल रहा है या ट्रिपल ई चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ईटी चलेगा। तो ये प्रोडक्ट भी बढ़ा। तो हमने आपके साथ 5 प्रोडक्ट किए, एक लाइफ इंश्योरेंस किया और हमने कहा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। दूसरा किया यूलिप, ये प्रोडक्ट हमने बेकार है क्योंकि शेयर मार्केट में जाता है ये। चौथा और पांचवा फिक्स डिपॉजिट वाला ईईटी है, ये भी हमने कहा बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। ईएलएसएस ईईटी है, अगेन बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं। अब आते हैं प्रोविडेंट फंड में। देखिए एक एम्प्लॉई है जो कंट्रीब्यूट करता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, वो तो मजबूरी है, वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, उससे तो बाहर आ ही नहीं सकता। तो अच्छे बुरा का तो मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज यू डू नॉट हैव चॉइस। 80C में बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वहां पर मेरे पास चॉइस है। लेकिन यहाँ प्रोविडेंट फंड में अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है तो आई डोंट हैव ए चॉइस, मुझे कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे रिटर्न कम मिले या ज्यादा मिले। लेकिन सबसे अच्छी बात दोनों प्रोविडेंट फंड में ये है कि ये ट्रिपल ई में काम करता है और ये भी ट्रिपल ई में काम करता है, प्रोवाइडेड 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। करेक्ट है। अब आते हैं पीपीएफ में। हमने पीपीएफ में, अब मेरे पास चॉइस है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं या तो लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम दे दूं, या मैं पैसा यूलिप में लगा दूं, या मैं पैसा ईएलएसएस में लगा दूं, या मैं पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दूं, या मैं फिक्स डिपॉजिट करवा लूं। आपके पास ये चॉइसेस हैं और आपको 1.5 लाख का टैक्स का बेनिफिट चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस मान लीजिए आपका एक भी नहीं है और आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो बताइए सिंगल प्रीमियम लेंगे या मल्टीपल प्रीमियम वाला लेंगे? सिंगल प्रीमियम लीजिए। एक बार लाइफ में एक इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, बाद में तो लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर चॉइस किस में बचेगा? यूलिप, ईएलएसएस, पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट में बचेगा। करेक्ट है या नहीं है? अब यूलिप, ईएलएसएस, पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट में आपको भी पता है कि यूलिप में पैसा डूब भी सकता है, तो इसमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे जो डूबने वाले पे? अगर आपको शेयर मार्केट का असली बेनिफिट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस आप ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए यूलिप में नहीं जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट तो आप भूल जाइए। अब आपको शेयर मार्केट में वाकई में कुछ आपको सूट करता है, आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको रिटर्न 20% के आसपास मिल जाएगा। और फिक्स डिपॉजिट में इसलिए नहीं क्योंकि ईईटी चलता है। ये बचा पीपीएफ। पीपीएफ में ट्रिपल ई चलता है, रिटर्न आपको पता ही है 8% आता है। बताइए, और इसमें जो लॉक इन है, पीपीएफ में लॉक इन है 15 साल का, इसमें लॉक इन है 3 साल का। बताइए कौन सा फंड आपको, ईएलएसएस या पीपीएफ, कौन सा सही लग रहा है? देखिए अगर आप लाइफ में रिस्क ले सकते हैं तो 20% ईएलएसएस इज नॉट अ बैड ऑप्शन, नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन आप रिस्क उस नहीं लेना चाहते हैं, आपका बच्चा है 2 साल का है, 3 साल का है, उसके लिए आपको पैसे जमा करना है तो जमा कीजिए। जब उसकी उम्र 17-18 साल हो जाएगी तो निकाल लीजिए। 15 साल लॉक इन बुरा नहीं है अगर बच्चों के नाम पे आप पीपीएफ लेते हैं, और जनरली बहुत लोग बच्चों के नाम पे पीपीएफ लेके सेविंग करते हैं। सही बात है। ईएलएसएस सिक्योर नहीं है, करेक्ट, ईएलएसएस सिक्योर नहीं। पीपीएफ इज गुड इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड है बहुत आराम से। और आजकल पीपीएफ आपको प्राइवेट बैंक्स में भी खुल जाता है। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस में खुलना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे। अब तो प्राइवेट बैंक भी बहुत हंसते हंसते खुलता है इसको। करेक्ट। अब लेकिन पीपीएफ में जो डिसएडवांटेज है वो 15 साल का लॉक इन है। आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें लॉक इन कम हो, तो हमने एक प्रोडक्ट और ढूंढा जो है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उतना ही इंटरेस्ट है, उतना ही रिटर्न है जितना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में।
ये भी ट्रिपल ई पे काम करता है और इसमें लॉक इन 6 साल है, 6 इयर्स। ये भी गवर्नमेंट का है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज यही है कि एनएससी का सर्टिफिकेट सिर्फ पोस्ट ऑफिस में मिलता है, और पोस्ट ऑफिस जब एनएससी का सर्टिफिकेट देता है गंदे से कागज में देता है, और कागज गुम हो गया तो एनएससी का पैसा डूब जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए एनएससी को पॉपुलर करने के लिए इसको ऑनलाइन कर दे, ताकि ये पॉपुलर हो सके। अब देखिए एनएससी कैसे काम करता है। एनएससी का बहुत सारे इश्यू आता है, 8th इश्यू, 9th इश्यू, 10th इश्यू। तो कोई भी इश्यू आए, ऑनलाइन हो गया है, अच्छा कौन सा वेबसाइट का नाम क्या है? एज ए पासबुक मिलता है, लेकिन खरीदना कहां से पड़ता है? पोस्ट ऑफिस से खरीदना पड़ता है या कहां से खरीदना पड़े? ऑनलाइन का मतलब मुझे कहीं जाना ना पड़े, मैं ऐसे ऐसे दबाऊं, नेट बैंकिंग से पैसा चला जाए, मुझे एनएससी का यूनिट मिल जाए। जाना होगा, जाना, मैं वही चाह रहा हूं, जाना ना पड़े, सारा कुछ इतना कुछ ऑनलाइन हो गया, ये भी ऑनलाइन कर दे। आज आरबीआई रिलीफ बॉन्ड है जो इंडिविजुअल एचयूएफ खरीद सकता है, वो ऑनलाइन हो गया, कट कट बटन दबाइए, कट मिल जाएगा आपको। आरबीआई रिलीफ बॉन्ड, अब गंदा कागज नहीं है, ओके ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इश्यू। लेकिन कहानी यह है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्सेस में जाके टैक्स हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। मान लीजिए आपने एनएससी 8th इश्यू खरीदा, अब इसमें होगा क्या? 6 साल का लॉक इन है, 6 इयर्स का लॉक इन है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपने 1 लाख रुपया खरीदा, करेक्ट? अब जब आपने 1 लाख रुपया खरीद लिया तो आपको अब कभी भी पैसा नहीं देना है, 6th ईयर में विड्रॉ कर लीजिए। ये 1 लाख खरीदा, अब 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपीज, तो यहां आएगा 1,10,000 आपके पास। फिर आपको 10% मिला इसके ऊपर, तो ये आएगा 1,10,000 प्लस 11,000। इस तरह से करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करके बढ़ता जाएगा, और उम्मीद है 6 साल में आपका पैसा भी डबल हो जाता है, करेक्ट है? पैसा डबल हो जाता है। ये जो इंटरेस्ट हर साल एक्रू होता जाएगा, ये अदर सोर्सेस में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने पैसा बाहर नहीं निकाला है, इसका एटीसी का भी डिडक्शन मिलता जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसीलिए एनएससी का एक कुछ बुकलेट्स भी आते हैं जहां पर इंटरेस्ट हर साल का वो कैलकुलेशन सिखलाता है, आपने देखा होगा। तो अरे आया। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास चॉइस है LIP, यूली, PLSS, PPF, FD, हमने इन सब में PPF ढूंढा था, और PPF और NSC में अब बताइए कौन सा चॉइस आपको बेटर लग रहा है? NSC, ठीक है, NSC इज फार फार बेटर। मेच्योरिटी एग्जाम है ट्रिपल ई, जो PPF के साथ हो रहा है वही NSC के साथ भी हो रहा है। अब आइए, अब देखिए जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी वाइफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, यस और नो? तो इधर से भी कमा रहे, उधर से भी कमा रहे। अच्छा, एज ए क्लाइंट आइडिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा बताइए, आप क्या एडवाइस करेंगे अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो इन सारे प्रोडक्ट में आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? एनएससी, तुम आप अपना नुकसान करना चाहेंगे, आप उसको तो लाइफ इंश्योरेंस ही सजेस्ट करेंगे, वो भी एंडाउमेंट पॉलिसी की, ताकि आपको हर साल कमीशन आता रहे। इसमें कोई कमीशन नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कमीशन नहीं।
हाँ हाँ, तो इसको मतलब आपको ध्यान रखना है, आपकी कमाई भी होती रहे, लेकिन जेन्युइन एडवाइस करना चाहिए मेरे हिसाब से, और एनएससी एडवाइस करना चाहिए। कमाई किसी और जगह से हो जाएगी, क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने भी अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया है तो आप उसको रीमॉडल कर सकते हैं। अब देखिए, एक और प्रोडक्ट है 10th। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आप समझिएगा इस चीज को। जिस ज्योग्राफी में पढ़ा करते थे, ये चैनलाइजेशन ऑफ रिवर, तो ये चैनलाइजेशन ऑफ मनी है। और ये कैसे हो रहा है चैनलाइजेशन ऑफ मनी, आप देखिए। पब्लिक, और ये एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से टैक्स के रूप में पैसा लेती है और बजट में एनएचएआई को भी कुछ पैसा देती है, रोड बनाता रहेगा। या फिर गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक को बोले इसको डायरेक्ट पैसा दो, ये डिबेंचर्स बॉन्ड्स इशू करेगी, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करेगी, और आप पैसा इसको दे दो, और पब्लिक को ये कह दे कि जितना बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदा है उसका हम एटीसी का बेनिफिट दे देंगे आपको। आइडिया में दम है? तो ये कहते हैं चैनलाइजेशन ऑफ मनी, पब्लिक का पैसा यहां चैनलाइज कर दिया। अब आप देखिए, एनएचएआई जब बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू करती है, अब हम लोग ये सोचना है यहाँ इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में लॉक इन डालेगी, 3 साल 5 साल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5 साल का लॉक इन डाल दिया, रिटर्न ये हाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको भी पता रिटर्न ज्यादा है नहीं, और रिटर्न देती है मान लीजिए 8%। बॉन्ड्स डिबेंचर जब आप बेचेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, इस पर 20% टैक्स लगेगा। ईईटी में जा रहा है, बताइए अच्छा ऑप्शन है या नहीं? नहीं है। एक तो रिटर्न भी कम, ऊपर से विड्रॉल पे टैक्स लग रहा है। 10 as subscription to shares or debentures or bonds of an issue by an Indian public company or a public financial institution. So Indian public company or a public financial institution including UTI and mutual fund, and the entire proceeds of the issue is utilized wholly and exclusively for the purposes of developing, maintaining and operating an infrastructure facility, or for generating or distributing power, or for providing telecommunication services whether basic or cellular. करेक्ट है? तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, या इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इशू होती है, बोलते ये सारा पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे। तो उनके तो जब स्कीम आती है तो उसमें लिखा होता है ये सारा काम कि इसमें आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। अब आते हैं 11th, हाउसिंग लोन। अब इसकी कहानी देखिए हाउसिंग लोन की। हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी आपके साथ ये बातें की थी। जो आप ईएमआई देते हैं, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट का और दूसरा कंपोनेंट होता है लोन का, रीपेमेंट ऑफ लोन का। इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको सेक्शन 24 में मिलता है, इसका डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। सही बात है? अब मुझे बताइए, आपके पास चॉइस है एनएससी और घर खरीदना, कौन सा चॉइस बेटर है? कौन सा चॉइस बेटर है? हर हालत में घर है, हर हालत में घर। आप हर साल मान लीजिए इसमें 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, महीने का आप देख लीजिए कितना होता है। तो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो हाउसिंग इज फार फार बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर 24 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा और 2 लाख रुपया का लॉस, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम, और यहाँ पर 1.5 लाख का डिडक्शन।
तो आपको 3.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। तो 1.5 लाख और 2 लाख 3.5 लाख का बेनिफिट है। और क्योंकि ये ईएमआई इनकम तो है नहीं, इसका पैसा कोई वापस मिलना नहीं है आपको, तो वो ट्रिपल ईईटी का कोई कॉन्सेप्ट लगना नहीं है। जो भी आप ईएमआई देंगे उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट का आपको 2 लाख रुपए का रिडक्शन और लोन कंपोनेंट का 1.5 लाख रुपए का रिडक्शन। लेकिन डिफरेंस है कुछ ना कुछ। आपने डिफरेंस क्या क्या है वो बताते हैं आपको। अरे फिर आवाज आ गई। डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, हमने ये कहा था कि आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन तभी मिलेगा जब घर बन के तैयार हो जाए। जिस फाइनेंशियल ईयर में घर बन के तैयार होगा उस फाइनेंशियल ईयर में रिडक्शन मिलेगा। और घर बनने से पहले जो इंटरेस्ट दिया वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, उसका रिडक्शन हम आपको देंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। करेक्ट है? तो यहां पर प्री और पोस्ट दोनों का रिडक्शन मिलता है, यस और नो? लेकिन यहां पर सिर्फ घर बन के तैयार हो जाए पोस्ट का ही एटीसी डिडक्शन मिलेगा, प्री का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा, यहां पर हमने बताया था लोन आप किसी से भी ले तो आपका जो लेंडर है वो कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। यानी कि आप अपने दोस्त रिलेटिव से भी लेंगे तो भी हम इंटरेस्ट का रिडक्शन देंगे। यहां पर आपका लेंडर जो है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए, तभी रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का रिडक्शन मिलता है। आइए एक बार मैं पढ़ता हूं। मैक्सिमम रिडक्शन तो 1.5 लाख है हाउसिंग लोन का, और यहां पर इंटरेस्ट की बात करें तो 30,000 या 2 लाख है। प्री पीरियड लोन का प्री कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल पेमेंट नॉट अलाउड एज रिडक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड एज रिडक्शन इन 5 इंस्टॉलमेंट। और यहां पर बेसिस कब है? हमने बताया था एटीसी का रिडक्शन जिस ईयर में रीपेमेंट करेंगे उस ईयर में रिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। और यहां पर हमने बताया था इंटरेस्ट इज अलाउड डिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस, तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं तो ईएमआई का ड्यू डेट आएगा या नहीं आएगा? जैसे भी कोरोना जब हुआ था, तो जो रीपेमेंट है ईएमआई काफी ज्यादा स्ट्रक्चर किया गया था, कईयों ने दिया नहीं था। मार्च में लॉकडाउन लग गया था, तो स्ट्रक्चर, तो वहां पर आपको बहुत संभल के एक बार अगर केस आता है आपको तो ये चेक करना पड़ेगा कि ईएमआई का ड्यू डेट क्या है और एक्चुअल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कब हुआ है। तो दैट हैज टू बी चेक। तो ये आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये हाउसिंग लोन का रीपेमेंट पेड बेसिस पे, ये ड्यू बेसिस पे। तो आज तो ज्यादा ही बज रहा है ये। लेंडर लोन कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पर्सन, डिडक्शन इज अलाउड, जहां तक इंटरेस्ट की बात है। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होता है, और इंटरेस्ट का डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू से माइनस होता है। और इंटरेस्ट का डिडक्शन के कारण लॉस अगर आएगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, मान लीजिए आपका 3 लाख है और आपको 1.5 लाख रुपए का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है, तो बाकी 1.5 लाख कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। लेफ्ट ओवर डिडक्शन कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। आया? मैं ये भी पढ़ देता हूं आपके साथ। Any payment made towards the cost of purchase or construction of residential house property, the income of which is chargeable under the head income from house property, the payments are, ये लॉकिंग पीरियड गलत लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो ये रीपेमेंट कहां करेंगे? रीपेमेंट ऑफ लोन टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से हाउसिंग लोन लिया हुआ, स्टेट गवर्नमेंट से हाउसिंग लोन लिया, बेसिकली आप एम्प्लॉई हैं इसका मतलब, तभी तो इनसे लोन लिया आपने। और एनी बैंकिंग इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, LIC, नेशनल हाउसिंग बैंक, द एसएससी इज एम्प्लॉयर विच इज अ पब्लिक कंपनी और ए पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो आपका एम्प्लॉयर है उससे लोन लेंगे तो रिडक्शन मिलेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वो पब्लिक कंपनी से होना है। तो कोको कोला प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय कोको कोला से लोन लेंगे
हाउसिंग लोन, तो क्या उसका रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलेगा, यस और नो? बताइए। कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडोब इंडिया प्राइवेट, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, वो अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन देगी तो उसको रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप उन एम्प्लॉय को क्या कहेंगे, भैया इस कंपनी से मतलब बाहर से ले लो। सही बात है या नहीं? यूनिवर्सिटी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इनसे लोन लेंगे तभी हम डिडक्शन देंगे हाउसिंग लोन का। इंटरेस्ट का डिडक्शन तो हम किसी से भी लेंगे तो हम डिडक्शन देंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन टू एनी कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये लिस्टेड कंपनी के बारे में बात कर रहा है, where such company or cooperative society is engaged in the business of financing the construction of housing, जिसका घर बनाना और बेचना काम है, उनसे भी लोन लेंगे तो हम डिडक्शन देंगे आपको। Stamp duty, yeah, this is important. Stamp duty, registration fee and other expenses for the purpose of transfer of such house property to the SSC. तो आपने जो स्टाम्प ड्यूटी दिया है, रजिस्ट्रेशन फी दिया है, उसका भी हम आपको रिडक्शन देंगे। इन जनरली होता क्या, प्रैक्टिकली की स्टाम्प ड्यूटी अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, हाउसिंग लोन का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है, और स्टाम्प ड्यूटी क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है, इसका रिडक्शन कोई क्लेम ही नहीं कर पाता, क्योंकि लिमिट ही 1.5 लाख तक की। सही बात है या नहीं? अब आ गया ये, अभी याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो बता देता हूँ। ट्यूशन फीस किसके लिए? चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम 2 चाइल्ड फॉर फुल टाइम स्टडीज। आप देखिए ये लिख रहा है ट्यूशन फीस, जब आप कॉलेज में कोई पढ़ता है बच्चा, तो या स्कूल में पढ़ता है, तो वो कॉलेज वाले जब वो स्लिप देते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस वो लेते हैं, मान लीजिए 15,000 रुपया साल का, 15,000 ईयर पढ़ाई का। इन ट्यूशन फीस के नाम पे वो मान लीजिए 100 पर मंथ लेते हैं, सिर्फ 1200। तो जो ट्यूशन फीस का वो डिडक्शन दे रहे हैं 1200, फिर लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, एनएससी फीस, तरह तरह के और बाकी फीस चार्ज करते हैं, उनका डिडक्शन नहीं दे रहा, सिर्फ ट्यूशन फीस का। आप स्कूल में भी जाएंगे तो स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग होता है, ट्यूशन फीस अलग होते हैं, बुक्स के चार्जेस अलग होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चार्जेस अलग होते हैं, तो वो सिर्फ ट्यूशन फीस का डिडक्शन दे रहा है, करेक्ट? और वो भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड का, वो भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड का। तो ट्यूशन फीस ऑफ ए मैक्सिमम 2 चाइल्ड फॉर फुल टाइम स्टडीज, पार्ट टाइम स्टडीज नहीं, एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट towards any development fees or any donation or payment of similar nature, whether at the time of admission or thereafter, to any university, college, school or other educational institutions situated within India. आप लोग में से कितने लोग बच्चे हैं आपके तो ट्यूशन फीस का आपने डिडक्शन क्लेम किया होगा? देखिए, अगर आप किसी भी खर्चे का डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वो खर्चा आपका इनकम का भी पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस और नो? आप ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, आप 12 लाख रुपया खर्च, 12 लाख रुपया का डिडक्शन क्लेम कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पूछेगा भैया ये 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा कहां से आया आपके पास, पूछेगा या नहीं पूछेगा? तो बहुत सोच समझ के ये सबके डिडक्शन क्लेम करने चाहिए आपको। फिर डिपॉजिट्स इन एन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स 2004, यहाँ पर एज एटलीस्ट 60 इयर्स और इन सर्टेन कंडीशंस 55 इयर्स, ये आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा स्कीम का। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन इंडिविजुअल अचीवर एज सब्सक्रिप्शन टू होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, कंट्रीब्यूशन टू एनी नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक और म्यूचुअल फंड और यूटीआई, subscription made by individual or HUF to any such deposit account of public sector company or an approved authority which is engaged in providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purpose, ये सब स्कीम आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। फिर ये मोदी जी लेके आए थे, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम फाइनेंस एक्ट 2015 ट्रिपल ई, the investment made in Sukanya Samriddhi account scheme 2014 will be eligible for deduction under section 80C.
The interest accruing on deposits on such account will be exempt under section 10 subsection 11A. The withdrawal from the said scheme in accordance with the rules of the said scheme will be exempt from tax under section 10 subsection 11A. अब ये गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो अच्छा स्कीम बना सकती है। आप बताइए, ये इसका लॉक इन मुझे नहीं पता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज आई थिंक बेस्ट स्कीम है सुकन्या गर्ल चाइल्ड। क्या कहते हैं आप? अठारह साल की, अच्छा लॉक इन है 18 साल। बहुत है लॉक इन। और 5 मिनट बैठ सकते हैं हम लोग बालिग होने तक। ओके, कैन वी सिट 5 मिनट्स मोर? देखिए क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द प्रीवियस ईयर 2020। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज मैरिड डॉटर टू LIC। लेट फीस ऑल्सो पेड 2000 नॉट इंक्लूडेड, सम एश्योर्ड 50,000। ये केस 1 है, ये केस 2 है। सबसे पहले बताइए, मैरिड डॉटर का अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सेल्फ, स्पाउस एंड एनी चाइल्ड लिखा हुआ है, एनी चाइल्ड। तो मैरिड डॉटर का अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बताइए। मिल जाएगा। देखिए ये कहने का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको ये बता देता हूं कि मैरिड डॉटर हैं, इनका आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं एज एन SSC मेरे बैंक अकाउंट से प्रीमियम निकला और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में नाम मैरिड डॉटर का है। डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? जिसके पॉकेट से पैसा निकल रहा वही तो डिडक्शन क्लेम करेगा। मेरे पॉकेट से निकल रहा तो मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा। तो क्या मैं ये जो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं अपने मैरिड डॉटर के लाइफ इंश्योरेंस का, क्या मैं उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? तो यस। चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सम एश्योर्ड, अच्छा ये लिखा हुआ लेट फीस ऑल्सो पेड 2000। लेट फीस क्या प्रीमियम है? लेट फीस का प्रीमियम है तो लेट फीस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक कंडीशन और है कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट का 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। सम एश्योर्ड है 50,000, 50,000 का मैं 10% निकालूंगा तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 5,000। तो केस 1 में मुझे 8,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 5,000 का मिलेगा। केस 2 में तो 3,000 है। यस और नो? अब आइए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज फादर टू LIC, सम एश्योर्ड इज 1 लाख। बताइए मुझे डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे फादर के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लिया, नहीं मिलेगा। तो ये नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हिज सेल्फ लाइफ टू LIC ऑन 1 अप्रैल 21। बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप निकाल रहे 2021 का, मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में तो मिल जाएगा। जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे उस ईयर का मिलेगा। आप निकाल रहे 2021 का, तो इस ईयर का नहीं मिलेगा। मिस्टर एक्स ऑल्सो परसुइंग MCOM, आप एक्स का निकाल रहे हैं और एक्स पढ़ाई कर रहा है MCOM की फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ट्यूशन फीस पेड इज 13,000, 10,000। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बच्चों के ट्यूशन फीस का मिलेगा, खुद पढ़ाई कर रहा है तो नहीं मिलेगा। करेक्ट। ट्यूशन फीस ऑफ हिज चाइल्ड शिव स्टडिंग इन हार्वर्ड USA। बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं लाइव। ट्यूशन फीस ऑफ मैक्सिमम 2 चाइल्ड फॉर फुल टाइम स्टडीज विद इन इंडिया
तो ये भी नहीं मिलेगा। हमने तो लाइफ इंश्योरेंस में बताया था ना, लाइफ इंश्योरेंस कहाँ लेगा, इंडिया में लेगा, तो ये भी नहीं मिलेगा। ट्यूशन फीस ऑफ हिज डॉटर स्टडिंग इन हॉली क्रॉस इंडिया, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, 8,000 9,000। ट्यूशन फीस ऑफ हिज मास्टर ओम स्टडिंग इन डीपीएस इंडिया, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? डोनेशन, डोनेशन वाला नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ ट्यूशन फीस का मिलता है। ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन मास्टर कृष्णा स्टडिंग जेवीएस दिल्ली, ये भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम 2 चाइल्ड का मिलेगा। अब आपके पास 3 चाइल्ड में 2 चाइल्ड का अगर आपके पास चॉइस है तो कौन सा 2 चाइल्ड आप चुनेंगे? जिसमें ज्यादा डिडक्शन मिलता है तो 90,000 और 56,000। यहां पर 2 चाइल्ड में चॉइस है तो आपको कौन सा 2 चाइल्ड चुनेंगे 9,000 और 13,000। आया? तो हमने ये टोटल करके लिमिट लगा दी, कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कीजिए, P2 सॉल्व करके लाइएगा। थैंक यू राजेश जी। P2 सॉल्व करके लाइएगा, P3 P4 P5 P6 ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं कल की क्लास में बताऊंगा अभी आपको। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाने से पहले आपको एक बात बता दें, अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो क्या होगा? अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो आपको आएंगे 100 में, 100 नहीं करते हैं तो अगले 25 घंटे के अंदर टैक्स भूल जाएंगे। और मैं मान लूंगा कि आज आपने ये क्लास अटेंड ही नहीं किया, अगले 48 घंटे में हो सकता है मुझे ही भूल जाओ। ऐसा कीजिएगा मत, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।